प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग क्वेश्चन जो साइंस को देखेंगे वो पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस इत्यादि में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार एसएससी में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्नीशियन में भी हम लोग को ये क्वेश्चन सहायक सिद्ध होगा। और तो साइंस के बगैर रिजल्ट संभव नहीं है, क्योंकि अब एसएससी में भी साइंस अच्छा पूछता है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, स्कोर दिलाता है साइंस ही और रिजल्ट साइंस दिलाएगा। इस चलते इसको देखना आवश्यक है। और ये साइंस जो है वो बहुत कंसेप्चुअल होता है, कंसेप्ट रहेगा तभी साइंस का क्वेश्चन बन पाएगा। तो आज हम लोग जो वर्णन करेंगे वो कंसेप्ट के साथ करेंगे। और ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग करा रहे हैं वो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कोशिकाओं को निश्चित आकार प्रदान करता है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा राइबोसोम, तीसरा झिल्ली, चौथा नाभिक। तो देखिए सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करने के लिए बाहर में एक झिल्ली होता है जिसका नाम है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में इसके बाहर में कोशिका भित्ति पाया जाता है जो एनिमल सेल में नहीं होता है। तो झिल्ली का काम है सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करना। तो बोलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर यानी झिल्ली। अब इसके अतिरिक्त देखिए और क्या है, तो इसमें पहला चॉइस हम माइटोकॉन्ड्रिया दिए थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कारण कि इसी में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दूसरा चॉइस इसमें था राइबोसोम। तो जान लीजिए कि राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। पूछता है कि राइबोसोम क्या है, तो सबसे छोटा कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग, कोशिकांग में सेल ऑर्गेनेल, जो सेल के अंदर में रहता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। तो सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। और राइबोसोम बना रहता है आरएनए एवं प्रोटीन का। यही पूछता है क्वेश्चन, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। और तीसरा क्या कि यह झिल्ली विहीन रचना है। झिल्ली विहीन का मतलब इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, झिल्ली विहीन रचना। इस तरह से इसमें क्वेश्चन निकलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन का देख रहे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा में है कि कोशिका शब्द खाली जगह है के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। पहला कवक, दूसरा शैवाल, तीसरा विषाणु, चौथा जीवाणु। तो देखिए सेल शब्द किसके लिए प्रयोग में नहीं आएगा, तो हो जाएगा विषाणु। विषाणु को हम लोग वायरस कहते हैं, विषाणु को इंग्लिश में वायरस। और ये कहलाता है अकोशिकीय, अकोशिकीय मतलब नॉन सेलुलर इसको बोलते हैं, मतलब इसमें कोशिका नहीं होती है। और विषाणु को माने वायरस को हम लोग सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी कहते हैं। सजीव एवं निर्जीव के बीच का कड़ी बोलते हैं। निर्जीव के बीच का कड़ी माने कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। किसको कहा जाता है? वायरस को। वायरस में सेल नहीं होता, याद रखेंगे। जीवाणु में सेल होता है लेकिन अविकसित होता है। कवक, शैवाल इत्यादि में सेल पाए जाते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर का? तो 2 का आपका आंसर हो जाएगा सी यानी विषाणु। यानी विषाणु में सेल
नहीं होता है। अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किस कोशिकांग में यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल से बना न्यूक्लाइड नामक क्रिस्टलीय पदार्थ का केंद्रीय कोर होता है? पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि किस कोशिकांग में यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल बना होता है ना, और ये किस में पाया जाता है? पहला चॉइस पेरोक्सीजोम, दूसरा ग्लूऑक्सीजोम, तीसरा स्फेरोजोम्स और चौथा लाइसोसोम। तो देखिए यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल पेरोक्सीजोम में पाया जाता है। और ध्यान रखें कि यह वसा के विखंडन में, मैंने वसा को, मैंने फैट्स को तोड़ने में सहायक होता है। और ये पेरोक्सीजोम हम लोग के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। पेरोक्सीजोम किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। और यह एक ऐसी रचना है जिसमें जो पदार्थ है वह वसा को विखंडित करता है। तो आंसर हो जाएगा पेरोक्सीजोम, यानी 3 का ए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन अब अंदर से पूछता है जो याद रखना आवश्यक होता है। 1-2 क्वेश्चन पर ही पूरा रिजल्ट का खेल है, इस चलते हर एक क्वेश्चन पर ध्यान देना आवश्यक होगा। अब ध्यान रखें, साइंस निर्णायक भी है। साइंस का क्वेश्चन बन गया, रिजल्ट हो जाएगा। 3 नंबर हुआ। अब देखिए इसमें चॉइस था लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। यह अंतराकोशिकीय पाचन इंट्रासेलुलर डाइजेशन में सहायक होता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है ना। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 में है कि किस वैज्ञानिक ने समझाया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। इसका मतलब हुआ कि पहले से कोशिका है और वह विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। पहले से उपस्थित कोशिका विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, ये किसने कहा? तो पहला है थियोडर स्वान, दूसरा चॉइस रुडोल्फ विर्चोव, तीसरा एंटोन वान ल्यूवेनहॉक और डी है रॉबर्ट हुक। तो विर्चो ने बतलाया था, नहीं रुडोल्फ विर्चो को आप विर्चो कह सकते हैं। विर्चो ने बतलाया था कि पहले से जो कोशिका है वही विभाजित होता है और विभाजित होकर के नए कोशिका का निर्माण करता है। तो किसने बतलाया? विर्चो ने। पूरा नाम है रुडोल्फ विर्चो, यानी आंसर हो जाएगा बी। आंसर हुआ बी। अब आइए, पहला चॉइस था थियोडर स्वान। तो स्वान और स्लाइडेन ये दोनों मिलकर के सेल थ्योरी दिए थे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्वान और स्लाइडेन। स्वान और कौन? स्लाइडेन। स्वान थे प्राणी शास्त्री और स्लाइडेन थे वनस्पति शास्त्री। प्राणी शास्त्री का माने जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे। तो देखिए याद रखने का तरीका कि स्वान माने हंस होता है। हंस क्या? जंतु है। तो स्वान हो गए जंतु का माने प्राणी शास्त्री। बाकी रहे स्लाइडेन, तो स्लाइडेन हो गए वनस्पति शास्त्री। तो पूछेगा कि सेल थ्योरी किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने। अगला चॉइस था एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का पिता। और इन्होंने सजीव कोशिकाओं का सर्वप्रथम अध्ययन किया। पूछता है कि सजीव कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? ल्यूवेनहॉक। और रॉबर्ट हुक सबसे पहले जो सेल का खोज किया, इन्होंने निर्जीव कोशिका का खोज किया था या निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था। क्लियर? 4 नंबर हो गया। और 5वां नंबर अब देखते हैं। 5 नंबर में 5 में है कि कौन सा पतला लचीला अवरोध कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका बाह्य तरल से अलग करता है?
मतलब ये होगा कि बाहरी पदार्थ और कोशिका के अंदर वाला पदार्थ दोनों को अलग करने वाला कौन सी रचना है। तो सेल के ऊपर में रहता है झिल्ली, जिसका नाम है प्लाज्मा झिल्ली, और यही बाहरी पदार्थ और अंदर वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है और इसी से पदार्थ का आवागमन होता है, आदान प्रदान होता है। तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, यानी बी नंबर चॉइस, प्लाज्मा झिल्ली। एक बात बतला दें कि प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड माने वसा, लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली है, माने कुछ ही पदार्थों को आने जाने देता है। तो पूछा जाए कि प्लाज्मा झिल्ली कैसा झिल्ली है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर। देखिए अगला चॉइस था केंद्रीय आवरण, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये केंद्रक के ऊपर में रहता है। कोशिका द्रव्य की झिल्ली, कोशिका द्रव्य की झिल्ली, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा, बी नंबर। अब है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि निम्न में कौन सा पादप ऊतक है, कौन सा पादप ऊतक माने प्लांट टिश्यू है। पहला है विभाज्योतक ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा है अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। अब चॉइस में आइए, पहला माने ए नंबर में है केवल एक यानी विभाज्योतक ऊतक, दूसरा है केवल दो माने अस्थायी ऊतक, तीसरा है न एक और न दो, और चौथा है एक और दो दोनों। तो ये पौधा में दो तरह का सेल है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको हिंदी में कहते हैं विभाज्योतिकी ऊतक, विभाज्योतिकी ऊतक। ऊतक कहते हैं कोशिकाओं के समूह को जिसका कार्य और उत्पत्ति समान हो, उसको कहा जाता है टिश्यू या ऊतक। तो पौधा में दो तरह का ऊतक है, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्योतिकी ऊतक, यह हमेशा विभाजित होते रहता है और विभाजित होकर के नए सेल का निर्माण करता है। और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, इसको कहते हैं अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक। इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है और यही सेल डिफ्रेंशिएट होकर के पौधे का अन्य पार्ट बनाता है। और ये विभाजक ऊतक दो तरह का होता है, एक का नाम है सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक। एक का नाम है सरल ऊतक सिंपल टिश्यू और दूसरा जटिल ऊतक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आइए सिंपल टिश्यू। अब बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी हुआ। 6 क्वेश्चन हुआ। 7वां नंबर देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में है कि विभाज्योतक की कोशिकाओं के पास खाली जगह नहीं होती है। विभाज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसकी कोशिकाएं हमेशा विभाजित होते रहती है, तो उसमें कह रहा है कि नहीं होती है। क्या नहीं होती है? पहला चॉइस कोशिका द्रव्य, दूसरा रसधानियाँ, तीसरा केंद्रक, चौथा कोशिका भित्ति। तो विभाज्योतक में रसधानी यानी वैक्यूल नहीं होता है, रसधानी कहते हैं वैक्यूल, रसधानी यानी वैक्यूल नहीं होता है, कारण कि इसमें घना पदार्थ होता है, साइटोप्लाज्म में डेंस होता है और भरा हुआ होता है, इसलिए इसमें रसधानी नहीं पाया जाता है। धीरे धीरे जब परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है तब उसमें रसधानियाँ बनती है यानी वैक्यूल उपस्थित होता है।
तो इसमें क्या नहीं रहता है, तो रसधानी नहीं रहता है, बाकी सही पार्ट सभी ऑर्गेनेल उपस्थित हैं। तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसमें कोशिका द्रव्य उपस्थित है, केंद्रक उपस्थित रहता है। केंद्रक को कहा जाता है न्यूक्लियस, तो हर एक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। एक होता है आपको सीव ट्यूब जो फ्लोएम में होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता है। और दूसरा मैच्योर्ड आरबीसी, परिपक्व आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता है। चलिए, तो 7 नंबर का हो गया बी। 8 नंबर देखिए, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री पूछता है। तो बायोलॉजी से को भी क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है, इसलिए इस पर ध्यान देना आवश्यक होगा हम लोग को। और अब आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सी अस्थायी उत्तक की विशेषता है। अस्थायी उत्तक, इसकी कौन सी विशेषता है। तो पहला लिखे हैं रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती है। जैसा कहे कि परमानेंट जब टिश्यू हो जाता है तो इसमें वैक्यूल बनेगा। चलिए, दूसरा नंबर है कोशिकाएं बार बार विभाजित होती है। तो एक चीज़ की कोशिका विभाजित होती है मेरिस्टेमेटिक में, जब परमानेंट हो जाता है तब कोशिका का विभाजन रुक जाता है, यानी अस्थायी उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। सी में है अकार्बनिक समावेशन अनुपस्थित होते हैं। अकार्बनिक जो भी पदार्थ होते हैं वो सभी सेल में उपस्थित रहता है। और 4 में कि अंतराकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। तो इसमें अंतराल कोशिकीय अंतराल अंतर कोशिकीय अंतराल का मतलब होता है कोशिका के अंदर में खाली जगह। तो इसके कोशिका में कुछ खाली जगह रहता है, गैप रहता है, जिसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो आंसर हो जाएगा अंतर कोशिकीय, माने इंटरसेलुलर स्पेस, अंतर कोशिकीय अंतराल। तो इसमें प्रेजेंट रहता है, जो सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। 8 के डी हो गया। अब 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्न में कौन सा कोशिकांग पदार्थों के पैकेजिंग का कार्य मुख्यतया करता है। पैकेजिंग का मतलब होता है कि पदार्थ को कैच करेगा और उसके ऊपर में एक झिल्ली बना लेगा और उस पदार्थ को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करेगा। और ये काम है गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी को कहा जाता है गोल्जी उपकरण भी ना। आंसर डी। तो गोल्जी उपकरण को हम लोग कहते हैं अणुओं का यातायात प्रबंधक। गोल्जी बॉडी कहिए या गोल्जी एपरेटस कहते हैं, इसको कहते हैं अणुओं का यातायात प्रबंधक। अणुओं का यातायात प्रबंधक, डायरेक्टर ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ मोलिकुलर ट्रैफिक। डायरेक्टर ऑफ मोलिकुलर ट्रैफिक किसको कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। उसी तरह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र या प्रोटीन फैक्ट्री, केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क, केंद्रक को कहते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस या नाभिक भी बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन आगे निकलता है इसमें। 9 नंबर क्वेश्चन देखें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें कौन सही है ये चुनना है। पहला है कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल जीवाणु में पाया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है, इसके जगह मिसोजोम होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पर जीवाणु में क्या रहता है, मीसोजोम। दूसरा नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। तो सभी जीवित कोशिकाओं में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हुआ, जैसे जीवाणु में तो नहीं पाया जाता है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होता है। ये गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी रचना होती है, ये मेम्ब्रेन से घिरी रचना है। और चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी झिल्ली के बिना माइटोप्लास्ट कहलाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होता है, 2 झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली झिल्ली इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया में बाहरी झिल्ली हुआ और अंदर वाली झिल्ली इस तरह से। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया में बाहरी झिल्ली नहीं होता है, केवल क्या रह गया, आंतरिक झिल्ली रह गया। तो जिसमें बाहरी झिल्ली नहीं रहेगा तो उस माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग माइटोप्लास्ट कहते हैं। माइटोप्लास्ट, एक एक क्वेश्चन मायने रखेगा। अब मान लें कि कोई इस तरह से पूछ दे कि वैसे माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें एक ही झिल्ली हो क्या कहलाएगा, तो माइटोप्लास्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो आपका रैंक जो भागेगा वो हज़ारों से ऊपर भागेगा। इसलिए सभी क्वेश्चन पर हम लोग को विचार करना है। और अभी से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका क्वेश्चन एसएससी के लिए निकालेंगे। सीजीएल, सीएचएसएल या बिहार एसएससी ना, ये टेक्नीशियन में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब कंपटीशन थोड़ा टफ होते गया है, इसलिए साइंस पर विचार करेंगे, हम लोग साइंस को मजबूत बनाएंगे। तो आंसर हो जाएगा 10 का आंसर कौन सा हो गया, डी। 10 का आंसर डी हो गया।